क्या आपकी नई नई शादी हुई है? क्या एक बेबी के लिए आप ट्राई कर रहे हो? क्या आप चाहते हो कि हमको बिना किसी ट्रीटमेंट का और बिना किसी मेडिसिन का कंसीव हो जाए? तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरेंद्र, एक आयुर्वेदिक फिजिशियन और गर्भ संस्कार मार्गदर्शक, और आप सभी दर्शकों का तेजस्वी संतान गर्भ संस्कार के इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी ट्रीटमेंट का और बिना किसी मेडिसिन का हम किस तरीके से कंसीव कर सकते हैं। उसके लिए एक सिंपल कुछ 5 टिप्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो कंसीव करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं हमारे रूटीन में जिनको फॉलो करने से हम आसानी से कंसीव कर सकते हैं और एक माता पिता होने का आनंद का अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सिंपल से ट्रिक्स, सिंपल से टिप्स मैं आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण टिप है खान पान के बारे में। तो आहार हम किस तरीके का हमको लेना चाहिए, हमको खाने पीने में क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये हम देखेंगे। तो खाने में हमको ऐसी चीज़ों का इन्वॉल्व करना है, ऐसा हमको डाइट रखना चाहिए कि जो परिपूर्ण हो। जैसे कि हमको सभी प्रकार के लीफी वेजिटेबल्स खाना है, सभी प्रकार के फल खाना है, सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खाना है, और खास करके हमको ऐसी चीज़ें खाना है जो सीड्स से भरी हुई है, मतलब सीड्स का डायरेक्ट हमको इंटेक करना है। जैसे कि आप अलग अलग प्रकार के सीड्स खा सकते हो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हम जो भी फल खा रहे हैं वो आजकल सीडलेस फल आ रहे हैं। पपैया खाते तो भी उसमें सीड्स नहीं है, जाम फल खाते तो उसमें भी सीड नहीं है, कोई भी फल खाते तो उसमें आजकल सीड नहीं रहता है। तो सीड नहीं रहने के कारण जो हमारे सीड्स है, मेल और फीमेल के जो बीज है, आयुर्वेद के अनुसार जो फीमेल गैमेट्स है, मतलब जिसको ओम बोलते हैं, और जो मेल गैमेट है जिसको स्पर्म बोलते हैं, ये भी बीज है, एक प्रकार के सीड्स है। इसके कारण हमारे जो सीड्स है वो भी कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हमको ऐसा डाइट लेना चाहिए कि जिसमें सीड्स ज्यादा हो। उसके लिए आप सिंपल सा सीड साइकिल फॉलो कर सकते हैं। तो इसको फॉलो करने से आपको नेचुरली आराम से कंसीव कर सकते हैं। तो आपका जो पीरियड्स रहता है वो मान लो आप 28 डेज का है। एक नॉर्मल फीमेल का पीरियड 28 डेज का रहता है। उसमें फर्स्ट डे से लेकर 14 डेज का ये जो पीरियड है, इसको हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस फॉलिकुलर फेज में आपको दो प्रकार के सीड्स का सेवन करना है। एक तो अलसी के सीड्स खाना है, अलसी मतलब फ्लैक्स सीड्स, और दूसरा जो है आपको कद्दू के बीज खाना है, मतलब पंपकिन सीड्स खाना है। 2-2 चम्मच आपको सुबह शाम खाना है। अलसी के बीज सुबह खा सकते हैं और कद्दू के बीज शाम को खा सकते हैं। कभी भी दिन में एक बार 2-2 चम्मच ये सीड्स खाने हैं। जो दूसरा पार्ट रहता है आपके पीरियड्स का, मतलब 14th डे से लेकर 28 डेज तक, उसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं। तो इस ल्यूटियल फेज के दौरान आपको 2 प्रकार के सीड्स का सेवन करना है। एक तो तिल खाना है, सफेद तिल जो रहते हैं वो आप 2 चम्मच खा सकते हैं, सीसेम सीड्स जिसको बोलते हैं। और शाम के समय में आप सनफ्लावर सीड्स खा सकते हैं, उसको सूरजमुखी के बीज भी बोलते हैं। इस प्रकार से पहले जो फेज है, फॉलिकुलर फेज है, उसके अंदर आपको अलसी के बीज और कद्दू के बीज खाने हैं, जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन को सपोर्ट करते हैं। और जो दूसरी जो फेज है 14 डेज की, जिसको हम ल्यूटियल फेज बोलते हैं, उसमें आपको तिल के सीड्स और सूरजमुखी के सीड्स खाने, जो कि आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सपोर्ट करते हैं। इस प्रकार से सीड साइकिल ऑफ फॉलो करेंगे तो आपको कंसीव होने के लिए काफी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही ऐसी चीजों का आप सेवन करिए जिसमें सीड्स ज्यादा रहते हैं, जैसे कि अनार, चिया सीड्स, खसखस, सौंफ, जीरा, मेथी दाना, तरबूज के बीज, साथ ही काजू, बादाम, अखरोट, ये सभी डायरेक्टली सीड्स है। तो इनका सेवन करेंगे तो आपको कंसीव होने के लिए काफी फायदा हो सकता है। इसके साथ ही वेराइटी ऑफ ग्रेन्स आपको इनटेक करना है, मतलब होल ग्रेन्स खाना है, जैसे गेहूं, ज्वार, जो भी आप उसका जो आटा बनाते हैं उसको बिना छाने आपको सेवन करना है। मकई का सेवन करना है, अलग अलग प्रकार के मिलेट्स का सेवन करना है, जौ का सेवन करिए, ओट्स खाइए। इस प्रकार के वेराइटी ऑफ ग्रेन्स आपको आपके खाने पीने में इन्वॉल्व करना है। इसके साथ ही गाय का दूध और गाय के घी का सेवन जरूर करिए, क्योंकि ये भी कंसीव होने के लिए काफी मदद करते हैं। अभी ये हो गया खान पान के बारे में, क्या खाना चाहिए। अभी हम देखेंगे कि हमको क्या नहीं खाना चाहिए। खास करके हमको मैदे से बनी हुई चीजों को अवॉइड करना चाहिए। आजकल का जो जनरेशन है वो ज्यादातर मैदे से बनी हुई पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, पास्ता हो गया, समोसा, कचौरी, पानीपुरी, ये सभी चीजें मैदे से बनती है। ब्रेड, बिस्किट्स, ये भी मैदे से बनता है। तो मैदे से बनी हुई जो चीजें हैं वो हमारे शरीर में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जो कि इनडायरेक्टली हमारे हार्मोन्स के ऊपर इफेक्ट होके फिर हमको कंसीव करने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए इन सब फास्ट फूड से, जंक फूड से हमको परहेज करना पड़ेगा, इनसे हमको दूर रहना पड़ेगा। साथ ही जो भी होटल की बाजारू चीजें हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस पड़ते हैं या फिर जो अनहाइजीनिक फूड है, उनका सेवन हमको बिल्कुल नहीं करना है। इसके साथ ही किसी को अगर कोई हैबिट्स है, जैसे कुछ लोग टोबैको सेवन करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, स्मोक करते हैं,
इस प्रकार की आपकी जो एडिक्शंस है उसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों का इफेक्ट डायरेक्टली आपके हार्मोन्स के ऊपर पड़ता है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, अभी सेकंड टिप है आपको कि संबंध कब बनाना चाहिए, है ना। कई सारे ऐसे कपल्स है जिनको पता ही नहीं है कि कब संबंध बनाएंगे तो कंसीव होने के लिए हमको हेल्प करते हैं। जनरली ऐसी फीमेल जिनका पीरियड्स नॉर्मल आता है, मतलब 28 डेज का साइकिल है समझो, तो उनको हम जनरली 10th डे से लेकर 20 डेज के बीच में, मतलब ये 10 दिन का जो पीरियड है, इसमें हम संबंध रखने के लिए एडवाइस करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन में 14th डे को ओवुलेशन होता है, तो ओवुलेशन होने के 4-5 दिन पहले और 4-5 दिन बाद में हम एडवाइस करते हैं। तो 14th डे अगर ओवुलेशन होता है मानिए, तो उसके 4-5 दिन पहले से, मतलब 10th डे से लेकर 14th डे के बाद 4-5 दिन तक, मतलब लगभग 18-20 दिनों तक, 18-20 उनके जो डेज है साइकिल के, तब तक हम उनको संबंध रखने के लिए बोलते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली 10 दिन से लेकर 20वां दिन है आपका, उन दिनों में आपको संबंध रखने चाहिए। अगर आपके फ्लक्चुएटिंग होते समझो पीरियड्स, किसी को 35-40 डेज तक जाता है, या किसी को अर्ली आता है 20 डेज को, 25 डेज को आता है, तो इसमें आपके जो ओवुलेशन का जो काल है वो आपको फ्लक्चुएट होता है। तो इसके लिए आपको आपकी जो फर्टाइल विंडो है उसको ध्यान में रखना चाहिए। फर्टाइल विंडो मतलब ऐसा समय जिन दिनों में आपको कंसीव होने का ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो जो फर्टाइल विंडो है उसके बारे में आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए कि किन दिनों में मुझे संबंध रखने चाहिए। ठीक है, तो फर्टाइल विंडो के दिनों में अगर आप संबंध रखते हैं तो मैक्सिमम चांसेस बनते हैं कंसीव होने के लिए। तो मान लो अगर आपकी जो पीरियड्स की डेट है वो लेट होती है, तो फिर आपको लेट कंसीव करना पड़ेगा, लेट कंसीव करने के लिए ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है कि कंसीव करते समय जो संबंध बनाते हैं हमको, उसके लिए कुछ तिथियाँ रहती है, उन तिथियों को अवॉइड करके हमको संबंध बनाने चाहिए। जैसे कि एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, उसके बाद चतुर्दशी, प्रदोष काल, होली, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, दीपावली, संक्रांति, ग्रहण काल और श्राद्ध पक्ष के दिन इत्यादि जो तिथियां रहती है, इन दिनों में बिल्कुल भी आपको संबंध नहीं बनाने हैं, बिल्कुल भी कंसीव करने के लिए ट्राई नहीं करना है। क्योंकि इन दिनों में अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो होने वाली संतान है वो शारीरिक रूप से विकलांग हो सकती है, मानसिक रूप से विकलांग हो सकती है, हैंडीकैप्ड हो सकती है, उसके अंदर कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आपको कंसीव करते समय इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना है कि इन तिथियों में जो मतलब पवित्र तिथियां है, उन दिनों में बिल्कुल संबंध नहीं रखना है और उन दिनों में कंसीव नहीं करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कुछ शंका है या फिर कौन से दिन आपको कंसीव करने के लिए अच्छे होते हैं, उसके लिए आप हमको पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में गाइड कर सकते हैं। साथ ही आपको दिन के समय में संबंध नहीं बनाना है, मतलब डे टाइम में आपको संबंध बिल्कुल नहीं बनाना है, जो कि अच्छा नहीं रहता है। और एक चीज महत्वपूर्ण आपको संबंध बनाते समय ध्यान रखना है कि बार बार संबंध नहीं बनाने हैं। जैसे मान लीजिए आपको 10वें दिन से लेकर 20वें दिन के बीच में संबंध रखने के लिए एडवाइस किया गया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोज संबंध बनाने हैं। तो आपको एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, या तो 2 या 3 दिन के अंतराल से भी आप संबंध बना सकते हैं। क्योंकि एक बार आपके स्पर्म्स यूटेरस में एंट्री कर जाते हैं तो मिनिमम 2 से 3 दिन तक वहीं पे वो सर्वाइव होते हैं। तो डेली संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर रोज संबंध बनाते हैं तो आपके जो स्पर्म्स है डेली न्यूली एंट्री करते हैं, जो कि फुली मैच्योर नहीं रहते हैं। कोई भी बीज अगर हमको खेत में लगाना है तो हम क्या करते हैं, एक मैच्योर बीज को सेलेक्ट करते हैं। अगर वो सीड मैच्योर नहीं है, ऐसे हम लगा देते हैं, तो उससे जो होने वाली फसल है वो अच्छी नहीं आती। इसलिए आपको भी अगर स्पर्म्स आपको इंट्रोड्यूस करना है यूटेरस में, तो वो मैच्योर होना चाहिए, उसके लिए आपको टाइम देना चाहिए। डेली आपको संबंध नहीं बनाने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी टिप है स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फर्टिलिटी में। जिन भी कपल्स को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वो जल्दी कंसीव नहीं कर पाते हैं। और आजकल हम देखते हैं कि मैक्सिमम कपल्स में स्ट्रेस फैक्टर हमको देखने के लिए मिलता है, चाहे वो IT सेक्टर के लोग हो या फिर बैंकिंग सेक्टर के लोग हो, डॉक्टर्स हो, जो भी मेडिकल साइंस के जो अलग अलग प्रोफेशन के जो पीपल्स हैं, या फिर एडवोकेट्स, या तो जिनको मेंटल वर्क ज़्यादा रहता है, उन लोगों में स्ट्रेस कॉमनली देखा जाता है। एलोपैथिक साइंस या तो मॉडर्न साइंस भी ये बोलता है कि स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा होने से उसका साइड इफेक्ट्स हार्मोन्स के ऊपर होता है। मान लीजिए कोई फीमेल है और उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके जो हार्मोन्स है, जैसे कि FSH हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, उसकी कमी हो जाएगी, जिसके कारण फॉलिकल्स अच्छे से नहीं बनेंगे। अगर जो LH हार्मोन है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन है, वो भी कम हो जाएगा, तो जिसके वजह से फॉलिकल अच्छे से रप्चर नहीं होंगे, टाइम पे रप्चर नहीं होंगे, जिसके फलस्वरूप उनके जो पीरियड्स है उसमें इम्बैलेंस होगा, या तो पीरियड्स जल्दी आएंगे या तो लेट हो जाएंगे, जिसके कारण कंसीव होने में काफी प्रॉब्लम हो सकता है। मेल के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के ऊपर बहुत साइड इफेक्ट होता है स्ट्रेस का, जिसके कारण स्पर्म्स का मैच्योरिटी अच्छे से नहीं होगा, उसमें डिफेक्ट्स मिलेगा, उनकी मोर्टिलिटी अच्छी नहीं होगी, उनकी क्वांटिटी भी अच्छे से
से डेवलप नहीं होंगी। इसलिए स्ट्रेस अगर आपके जीवन में रहता है तो आपको कंसीव करने के लिए काफी दिक्कत हो सकती है। यही चीज आयुर्वेद में आज से 5000 साल पहले आचार्यों ने उसी समय लिख रखी है। आयुर्वेद ये बोलता है कि सौमनस्य गर्भधारणा, अर्थात गर्भधारण करने के लिए मन का प्रसन्न होना अत्यंत आवश्यक है। आप सोचिए, आज मेडिकल साइंस इतना रिसर्च करने के बाद बोलता है कि ज्यादा स्ट्रेस होने से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। यही चीज आयुर्वेद में 5000 साल पहले बोली है कि अगर आपका मन प्रसन्न है तो कंसीव करने के लिए आपको बहुत ईजी होता है। इसका मतलब क्या है कि कंसीव करने के लिए आपको मन का प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिकली भी ये चीज देखने में आती है कि कई सारे ऐसे कपल्स है जिनके सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारे हार्मोन्स नॉर्मल है और सब चीजें उनके नॉर्मल है, उनका स्पर्म एनालिसिस नॉर्मल है, उनके पीरियड्स नॉर्मल है, थायराइड का टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी वो कंसीव नहीं कर पाते। हमारे एक सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने मुझे एक बार बताया कि उनके पास एक पेशेंट आए थे जिनको काफी ट्रीटमेंट उन्होंने दिया लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, उन दोनों को एक हिल स्टेशन पे भेज दिया उनको हनीमून के लिए। तो वहां पे जाने के बाद उनको कुछ ही समय में कंसीव हो गया। इसका मतलब ये है कि ये मेडिसिन है और ये लाइफस्टाइल है, इसमें हमारे से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारी मन की अवस्था। अगर आपका मन प्रसन्न है तो आपको कंसीव करने के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। चौथी टिप्स हम देखेंगे कि इस स्ट्रेस को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो स्ट्रेस कम करने के लिए मेन 3 चीजें मैं आपको एडवाइस करूंगा। एक तो है, सबसे प्रथम है योगा। योगा में आप मेडिटेशन करें, थोड़ा सा प्राणायाम करें, आसन करें। आसन में सूर्य नमस्कार वगैरह कर सकते हैं। तो योगा करने से आपका स्ट्रेस लेवल काफी हद तक रिड्यूस होता है। सेकंड चीज है, आपको अगर योगा में इंटरेस्ट नहीं है तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप वॉकिंग करें, रनिंग करें, जिम लगा सकते हैं, हल्का फुल्का आप डांस कर सकते हैं जैसे जुम्बा वगैरह, या फिर आजकल यूट्यूब में आप एरोबिक्स वगैरह देख के सीख सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। मतलब आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना है, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज में नहीं करना है। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से आपके बॉडी के ऊपर उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, आपको फर्टिलिटी के लिए उसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आपको हल्का फुल्का व्यायाम डेली करना है, लगभग 30 मिनट्स तक डेली आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से आपका स्ट्रेस लेवल काफी कम होता है। मैं हमारे पेशेंट को अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ कि समझ लीजिए आपका स्ट्रेस लेवल है और आपका एक्सरसाइज लेवल है। अगर आप एक्सरसाइज बढ़ाते हो आपको स्ट्रेस लेवल कम फील होता है, अगर आपकी बॉडी को एक्सरसाइज कम होता है तो स्ट्रेस आपको ज्यादा फील होता है। मतलब स्ट्रेस और आपका फिजिकल वर्क ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप फिजिकल वर्क बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस कम होगा, फिजिकल वर्क कम करेंगे तो स्ट्रेस ज्यादा होगा। कई सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, वो बोलते हैं सर हमको बहुत टेंशन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस फील होता है। मैं उनको डायरेक्टली बोलता हूँ कि आपके जीवन में आपकी बॉडी को एक्सरसाइज एकदम जीरो है। वो भी एकदम आश्चर्यचकित होते हैं कि सर आप कैसे पहचानते हो। इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं, सिंपल लॉजिक है। जिसके भी शरीर को मेहनत कम होती है उसको स्ट्रेस ज्यादा फील होता है, जिसके शरीर को मेहनत ज्यादा रहती है उसको स्ट्रेस कम फील होता है। अगर आपको लगता है कि हमको स्ट्रेस कम करना है तो सिंपल सी थिंग है, आपको डेली वर्कआउट करना है, डेली 30 मिनट तक आपको एक्सरसाइज करना है। जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो टाइप का आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ ही आप वीकली एक बार छुट्टी ले लें आपके काम से, जो भी आपका काम है हफ्ते में एक बार आप छुट्टी ले लें। छुट्टी लेके आपके फैमिली के साथ घूमने जाए, कहीं नई जगह पे घूमने के लिए जाए, आपके दोस्तों के साथ, फैमिलियों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ आप टाइम स्पेंड करें। आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो काम आप दिल खोल के करें। इससे भी स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और आपका मन प्रसन्न होने के लिए आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद 5वीं टिप है, वो है प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग। मतलब आपको कंसीव करने के पहले एक बार आपके गायनोकोलॉजिस्ट को या तो आपके डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि कई सारे हेल्थ इश्यूज रहते हैं जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। जैसे कि कभी कभी हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, थायराइड बढ़ा हुआ रहता है, जैसे प्रोलैक्टिन लेवल कम ज्यादा रह सकता है। ऐसी कई सारी चीजें जिसके बारे में हमको पता नहीं चलता है। आप किसी गायनक को या तो डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो आप इसके बारे में गाइड करेंगे। कई सारे ऐसे फीमेल्स रहते हैं जिनको प्रीनेटल पीरियड में कुछ मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ती है, कुछ विटामिन लेने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि फॉलिक एसिड लेना पड़ता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेने पड़ते हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर या तो फिर कुछ और ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए आपको किसी गायनेक डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही आपको गर्भ संस्कार के मार्गदर्शक मतलब आयुर्वेदिक फिजिशियंस को जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप घर बनाते हो तो घर बनाते समय सिर्फ सिविल इंजीनियर से काम नहीं चलता है, उसके साथ ही आपको एक आर्किटेक्चर डिजाइनर जो रहता है उनका भी ओपिनियन लेना पड़ता है। दोनों के ओपिनियन से, दोनों के सजेशन से एक शानदार घर का निर्माण आप कर सकते हैं। उसी प्रकार से आपको एक डॉक्टर को एडवाइस के साथ साथ
एक मार्गदर्शी की आवश्यकता है जो कि आपको गर्भ संस्कार के बारे में मार्गदर्शन करे, क्योंकि आप इस पीरियड में अगर गर्भ संस्कार मार्गदर्शक के पास जाते हैं तो वो आपको एक प्लान बना के देती है कि आपको किस तरीके की संतान आपको उत्पन्न करनी चाहिए, आपके संतान में आपको किस तरीके से आपको संस्कार डालने चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्लान करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको एक गर्भ संस्कार मार्गदर्शक दे सकता है। इसलिए इस प्री कंसेप्शनल पीरियड में जब आप कंसीव करने वाले हैं उसके पहले आपको गर्भ संस्कार मार्गदर्शक को एक बार जरूर मिलना चाहिए। उसके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि हमारा जो बीज शुद्धिकरण कोर्स है और गर्भ संस्कार कोर्स है उसका आप जानकारी जरूर प्राप्त कर ले, ताकि आपकी जो होने वाली जो संतान है वो एक फुली मैच्योर्ड हो, मेंटली भी और फिजिकली भी। इस प्रकार से आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं और बिना किसी मेडिसिन का और बिना किसी ट्रीटमेंट का आप कंसीव कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप आपके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।